प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है इंडोनेशिया में। पीएम मोदी आज प्रबानन मंदिर पहुंचे हैं। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही पूरे परिसर में ब्रह्मा विष्णु के मंदिर सहित कुल 240 मंदिर शामिल हैं। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को बेहद सुंदर तरीके से नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 साल पुराने प्रबानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने जा रहे हैं और इसकी जो पुनरुद्धार होगा इस मंदिर का, वो भारत की मदद से किया जाएगा, जिसको लेकर MOU पर भी साइन किया जाएगा। और यही प्रबानन मंदिर है जहां पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो पौराणिक काल से ये हिंदू राष्ट्र के तौर पर रहा है। सुमात्रा इसका पौराणिक नाम भी रहा है और चोल वंश के जो राजा थे, बताया जाता है कि उन्होंने इंडोनेशिया में भी अपना राज फैलाया था। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत ही खास हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो इस वक्त प्रबानन मंदिर पहुंच रहे हैं। भारत के लिए कितना खास ये दौरा है और प्रधानमंत्री के लिए भी कितना अहम ये दौरा है? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रबानन मंदिर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम बहुत ही खास तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो बस उतर नहीं यानी लैंड करने जा रहे हैं प्रबानन मंदिर के पास। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो ये सांस्कृतिक समझौता, ये जो साझेदारी होने जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना अहम है? निश्चित तौर पर जी, पीएम मोदी ने जैसे खुद ही से टर्न किया है कि एक गोल्डन एरा की शुरुआत हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच इस दौरे के मार्ग पर, तो वो अपने आप में रेखांकित करता है कि कितना महत्व है इस दौरे का। इसमें आप देखें एक ब्रह्मोस मिसाइल, उसको लेके MOU साइन हो गया जो भारत इंडोनेशिया को देगा, और फिलीपींस और वियतनाम के बाद तीसरा देश इंडोनेशिया होगा, इसको ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे रहा है। इसके अलावा क्रिटिकल जो रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं उनकी बात कर लें या पोर्ट की बात कर लें, उन सब चीज़ों में बहुत MOU हुआ है। चाइना के संदर्भ में चाइना का नाम लिए बिना PM ने ये बताया है कि भारत किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को देखता है और किस प्रकार से इंडोनेशिया के साथ सहयोग चाहता है। दूसरी बात, इस सांस्कृतिक संबंध की अगर आप बात कर लें तो अपने आप में इंडोनेशिया से पहले के दौरों को भी अगर आप देखें तो चाहे नेपाल की बात करें, म्यांमार की बात कर रहे हैं, कंबोडिया की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात करें, अलग अलग जगह पर जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर वहाँ पे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी भारत की सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करते रही है और उसको लेकर पीएम मोदी का खासा जोर रहता है। और उसी लिहाज से भारत और इंडोनेशिया के संबंध की बात करें तो सांस्कृतिक संबंध तो काफी पुराना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अगर अपने DNA के बारे में बता रहे हो, उनके DNA का मूल क्या है, तो अपने आप में ये बताता है कि ये सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार का है। उसी को रेखांकित करती ये तस्वीर अभी नजर आ रही है जब पीएम मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं इस मंदिर में। अच्छा देवेंद्र, इसको हम किस लिहाज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनके साथ भारत की एक सांस्कृतिक विरासत को जोड़ते हैं, ये डिप्लोमेसी में किस तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल। हम फिर से संपर्क करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो प्रधानमंत्री मोदी की आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही खास तस्वीर है। 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भव्य स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी का। और सबसे अहम बात जो देवेंद्र ने भी बताई कि जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के, उन्होंने खुद ये कहा है कि उनके DNA की जब टेस्टिंग उन्होंने करवाई तो उसमें उनको भारतीय DNA मिला है। अब सोचिए कि जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के कह रहे हैं कि उनके DNA में भी भारतीयता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब उस देश में जाते हैं तो उनका जो स्वागत होता है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से भारत की संस्कृति को इंडोनेशिया की संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, वो अपने आप में बताता है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच कितने गहरे संबंध होने जा रहे हैं। यानी दोनों नेताओं की केमिस्ट्री से आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया की सबसे बड़े मंदिरों कॉम्प्लेक्स में जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक है। यूनेस्को के तहत ये एक विश्व धरोहर है। यहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मंदिर है और इसका जो जीर्णोद्धार होने जा रहा है, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, इसमें भारत मदद करेगा। इसके लिए एक समझौता भी हो रहा है इंडोनेशिया के साथ। आगे बढ़ते हैं दमदार 10 में अब बात करेंगे इंटरनेशनल की उस खबर की। इंटरनेशनल खबरों में सबसे अहम है इस वक्त मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से शांति के बाद लगता है कि युद्ध जैसे हालात बनने जा रहे हैं।
सीज फायर के बीच अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला बोल दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें सिरिक, केश्मदीप और बंदर अब्बास है। ये तीनों ही जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। अब देखिए जो तस्वीर आएगी, इसमें आपको लगातार 1, 2, 3, 4 कई धमाके होते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका ने यह जवाब दिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बताया जा रहा था कि कतर का एक LNG टैंकर गुजर रहा था, उसके ऊपर हमला कर दिया गया और आरोप लगा ईरान के ऊपर, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को पहले ही कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अगर किसी भी जहाज पर हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जैसे ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया, अमेरिका ने ईरान को दहला दिया। ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान ने भी बताया जा रहा है काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और बहरीन और कुवैत में भी कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो शांति की दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया था, उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के ताजे हमले के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये जो वार और पलटवार है, ये कहीं एक बार फिर से जंग में न तब्दील हो जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सिंगापुर के एक जहाज पर हमला हुआ था, जिसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। तो उसके बाद फिर से दोनों देशों की ओर से वार पलटवार हुआ। कतर में जो बातचीत होनी थी वो रद्द कर दी गई, लेकिन कतर के ही मध्यस्थता के बाद दोनों देशों को समझाया गया और एक बार फिर से यह बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। लेकिन एक बार फिर जैसे ही एक टैंकर के ऊपर हमला हुआ है, आप देखिए कि वार पलटवार का यह दौर शुरू हो चुका है। सेंट्रल कमांड की ओर से बताया गया है कि खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमला होता है केश्मदीप पर, जिसके ऊपर लगातार हमले इससे पहले भी हुए हैं। यहां पर टावर्स बने हुए थे, यहां पर कमांड सेंटर था IRGC का, इनको तबाह कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ईरान के पास इतनी क्षमता है कि यहां से वो टारगेट करता है। अमेरिका ने सिरिक, केश्म आइलैंड और बंदर अब्बास को निशाना क्यों बनाया, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे बसा शहर यहां से ईरान समंदर पर नजर रखता है कि उसका एक किला है केश्म आइलैंड, और फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप भी है। इसकी लोकेशन इतनी खास है कि बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी के पास से गुजरता है और यहां पर उसने अपने सारे अड्डे बना रखे हैं, जहां से ड्रोन दागे जाते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, साथ ही साथ यहां पर रडार्स लगाए गए हैं और यहां पर कमांड सेंटर भी है। इनमें से कई कमांड सेंटर्स और साथ ही ड्रोन के जो बेसेस हैं उसको तबाह किया गया है। लेकिन फिर भी यहां पर अभी भी इतनी क्षमता है ईरान के पास कि उसने अंडरग्राउंड यहां पर जमीन के नीचे बेसेस बना के रखे हैं, जहां से ड्रोन्स और साथ ही मिसाइलें दागी जाती हैं। वही बंदर अब्बास भी बहुत अहम इलाका है ईरान का। यहां पर पोर्ट है, बड़ा नेवी का अड्डा है IRGC का, और यहीं से समुद्र में जो कार्रवाई होती है उसके लिए बोट्स भेजे जाते हैं। इसी वजह से बंदर अब्बास पर हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने पोस्ट करके अमेरिका पर हमला बोला है। गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते के 5 शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा दिया है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। गालिबाफ के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया है, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी है। ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए गए हैं। दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। अब बात करते हैं ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा की। खामनेई का पार्थिव शरीर इस वक्त इराक के नजफ में पहुंचा है। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए लाखों लोग नजफ पहुंचे हुए हैं। उनके ताबूत के पीछे लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। नजफ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी और शिया धर्मगुरुओं ने पार्थिव शरीर की अगवानी की। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए नजफ पहुंचे हैं। नजफ के बाद अंतिम यात्रा करबला पहुंचेगी। इसके बाद खामनेई के पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा, जहां कल उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और अमेरिका में FBI ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप की एजेंसियों ने ऑपरेशन हार्डबॉल चलाकर 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे ऑपरेशन में कुल 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की अदालत में 3 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गैंग के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देश शामिल हैं। और साथ ही साथ जो छापेमारी की गई है उसमें बताया जा रहा है कि स्पेन भी इसमें शामिल है। स्पेन में भी छापेमारी की गई है। अमेरिका की जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गैंग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले हुए हैं। इनका नेटवर्क हत्या, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, हथियारों की सप्लाई, किडनैपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम में एक्टिव है।
चार्जशीट में कहा गया है कि गोल्डी बरार उत्तर अमेरिका में और रोहित गोदरा यूरोप में बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े ऑपरेशन को हैंडल करते हैं या फिर उसके कमांडर हैं। दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल बताए जाते हैं। अमेरिकी चार्जशीट में जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि इस हत्या का ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने दिया था। हालांकि ये आरोप अमेरिकी चार्जशीट का हिस्सा है और इन पर आखिरी फैसला अदालत में सुनवाई के बाद होगा। This morning, my office is unsealing 3 indictments charging 37 defendants with racketeering, extortion, and drug trafficking stemming from a multi-year investigation into India-based organized crime groups. As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. और हमारे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जो रिपोर्ट आई है इसमें यह भी बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद भी पूरे इस गैंग को चला रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए पूरे दुनिया भर में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। देखिए, आपको बता दूं सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो हिंदुस्तान में, कनाडा में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा यूरोप के जो दूसरे शहर हैं, दूसरे देशों के जो शहर हैं, खासतौर पर मैक्सिको की हम बात करें, यहाँ पर इन तमाम जगहों पर एक्टिव है। और हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि इसमें नहीं है, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनके टॉप सोर्सेज बताते हैं कि तकरीबन इस गैंग में 800 के करीब शूटर्स हैं, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर जो है किसी पर भी हमला कर देते हैं। फिलहाल जो अमेरिकी एजेंसी है एफबीआई और उसकी जो दूसरी सहयोगी एजेंसी है, उन्होंने पूरा ये ऑपरेशन चलाया। 7 जुलाई को ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन हार्ड बॉल का नाम दिया गया, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए, ड्रग्स भी बरामद हुए। इसके साथ साथ जो गोल्डी बराड़ है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास माना जाता है, वो उसके ऊपर जो है $50,000 यानी तकरीबन 43-44 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया। इसके साथ आपको बता दें गोल्डी बराड़ जो है वो उत्तर अमेरिका में और रोहित गोदारा जो है यूरोप के दूसरे शहरों में पूरी तरह से एक्टिव है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त हिंदुस्तान की जेल में बंद है। अमित, आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड या फिर सलमान खान जो कि बॉलीवुड के जाने माने चेहरे हैं, उनके घर पर जो है गोली चली थी। अनमोल बिश्नोई का उसमें नाम आया था। जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा था, तो उस दौरान अनमोल बिश्नोई के कहने पर इस गैंग के शूटर्स ने जो है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया। सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाई और ये समझिए पूरा नेटवर्क है जो कि एक इशारे पर जो है पूरी चेन जो है काम करती है और शूटर जो है बिना कुछ सोचे समझे हथियार लेकर जो है जाहिर सी बात है कुमार सोनू, अगर अमेरिका की एफबीआई और अमेरिका का पूरा तंत्र कनाडा और यूरोप के साथ मिलकर अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ा, इसका मतलब है कि इनके जो तार या फिर इनकी जो प्रेजेंस है पूरे यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में कितनी बुरी तरह से फैल चुका है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जम्मू कश्मीर के शोपियान में लश्कर तैयबा का कमांडर जाकिर गनी मारा गया है। आतंकी जाकिर गनी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, फिराक में था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इलाके में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन को लेकर अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में यह आतंकी मारा गया है।
शनिवार से सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा था और आतंकी के छुपे होने का इनपुट मिला था। हमारे साथ संवाददाता मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, काफी लंबे वक्त तक यह ऑपरेशन चला और आखिरकार कामयाबी मिली। बिल्कुल अमित, सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि जाकिर गनाई जो लश्कर तैयबा के टॉप मोस्ट वांटेड कमांडर थे, वर्ष 2024 से एक्टिव थे और A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था और इसकी तलाश काफ़ी समय से थी। और 4 दिन पहले सर्विलेंस कैमरा में इसकी तस्वीर जो है कैप्चर हुई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि 4 दिन तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहा, लेकिन आज सुबह जैसे ही ऑपरेशन को दोबारा रिज्यूम किया गया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF को लश्कर तैयबा के इस टॉप कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है और इसके पास से में इसका जो हथियार और गोला बारूद था वो भी बरामद कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि सर्विलेंस कैमरा में 2 मिलिटेंटों की तस्वीरें कैप्चर हुई थी। जो दूसरा, जिसकी आइडेंटिफिकेशन लतीफ़ के तौर पर हुई थी, जो वर्ष 2025 से एक्टिव है साउथ कश्मीर में, फिलहाल जो है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन निसंदेही जाकिर गनाई का मारा जाना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि साउथ कश्मीर में बीते कहीं सालों में जो है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के सभी टॉप कमांडर्स जो है वो मार गिराए गए थे और इसकी तलाश काफी समय से थी और आज सुरक्षा बलों को ये एक। और लतीफ को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि कल रात को इस ऑपरेशन को जो है होल्ड पे रखा गया था, क्योंकि 4 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। जिस दिन इन्हें घेरे में लिया गया था तब शुरुआती दौर में ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद 4 दिनों तक कोई गोलाबारी जो है उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज आप नजर बनाए रखे मंजूर, आगे आपके पास इस खबर पर अपडेट के लिए जरूर हम आएंगे। बात करेंगे पंजाब की, जहां कांग्रेस में चल रही इंटरनल फाइट को लेकर अब काफी बयानबाजी होने लगी है। पार्टी हाईकमान की तरफ से भेजे गए नेता की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब कांग्रेस के नेता फिलहाल एक मंच पर आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल 5 दिनों के दौरे पर चंडीगढ़ में हैं। भूपेश बघेल के दौरे का आज तीसरा दिन है। वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ना चरणजीत सिंह चन्नी उनसे मिलने हैं और ना ही उनके गुट का कोई नेता अब तक भूपेश बघेल से मिलने के लिए पहुंचा है। चरणजीत सिंह चन्नी और उनके सपोर्टर चाहते हैं कि अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। अब इससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं है, ना बात करने को तैयार है। अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग डिफेंसिव है। वो पिछले 2 दिनों में कई बार कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। राजा वार्डिंग ने कहा कि कांग्रेस में कोई कलह नहीं है, सब एकजुट हैं। उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल से चन्नी की फोन पर बात हुई है, जल्दी ही दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि चन्नी साहब 2 दिन बाद बाहर है, वो बाद च मिलेंगे। नहीं, कौन ऐसा नेता था जो मिलने नहीं आया? जिसको बुलाया, चन्नी साहब ने कल कहा सी कि मैं 1-2 दिन बाहर हैं। भुपेश बघेल जी कल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ हुई। अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने इशारों में कह दिया है कि पार्टी हाईकमान किसी प्रेशर में नहीं आने वाली है। जो कमेटी बनाई गई है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। 1 to 1 लगातार सारे सीनियर मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, सारे सीनियर MLAs, पूर्व MLAs और पार्टी के पदाधिकारी, बहुत वरिष्ठ नेता लोग भी, युवा और महिला हमारे नेत्री सब आए थे। सबसे 1 to 1 मुलाकात हुई और सब ने हाईकमान के फैसले को उन्होंने एक स्वर से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि बहुत अच्छी कमेटी टीम हाईकमान ने दी है और इनके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चन्नी जी से, रंधावा जी से मेरी बात हुई है और समय मिलते हैं वो आके मेरे से मिलेंगे। उन्होंने कहा 2-3 दिन मैं शहर से बाहर हूँ, आके मैं आपसे मिलता हूँ।
और इस बीच बता दें कि चन्नी गुट के नेता फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस गुट के 2 विधायक परगट सिंह और बरिंदर मीत पहाड़ा दिल्ली में हैं। वो पार्टी हाईकमान से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अभी तक परगट सिंह को मुलाकात का वक्त नहीं दिया है। परगट सिंह ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस के नेताओं के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनके मुद्दों पर बात होनी चाहिए क्योंकि चीजों को दबाने से पार्टी को नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता परगट सिंह हैं, एमएलए भी हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो अभी नई कमिटीज बनाई उसमें मैनिफेस्टो कमेटी के को चेयरपर्सन परगट सिंह साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे सर, क्योंकि बड़ी उथल पुथल आपकी पार्टी में मची हुई है। प्रदेश प्रभारी गए हुए हैं कि भाई इस उथल पुथल को सेटल डाउन किया जाए। बताया गया कि 5 दिन का कार्यक्रम है, तमाम कमिटीज के जो न्यूली अपॉइंटेड कमिटीज हैं उनके मेंबर्स से मिलेंगे। आप भी एक कमेटी के अहम सदस्य हैं, आप दिल्ली में हैं, प्रभारी साहब वहाँ पंजाब में हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं उनको पता है क्योंकि मेरा कोई पर्सनल काम था, मैं इसलिए वो आया था और 1-2 दिन में लौट जाऊंगा। जब भी वैसे भी उन्होंने चेयरमैन्स को बुलाया, चेयरपर्सन्स को बुलाया है, ना कि को चेयरपर्सन को, क्योंकि हमने तो जैसे हमारे चेयरमैन जो है वो अमर सिंह जी हैं, तो हमारी उनके साथ बात हुई थी कि हम 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे। तो एक मतलब डायरेक्शन के तहत कि हाँ भी हमने कैसा जो है वो मैनिफेस्टो तैयार करना है, तो उसके तहत हम काम करेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमेशा रहता है और रहना भी चाहिए अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। मैं ऐसा मेरा मानना है। भाई आप उसको एड्रेस करोगे, रीएड्रेस करोगे तो मेरा ख्याल है उसमें से अच्छी चीज़ें बाहर निकलेंगी।